हाय गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। वो है शब्द विचार। अब शब्द से हम क्या समझते हैं? शब्द एक ऐसी ध्वनि व्यवस्था है जिसमें वर्ण होते हैं और उनका एक सार्थक मतलब भी निकलता है। सार्थक मतलब जिसका कोई सही अर्थ हो। तो एक से ज़्यादा वर्ण जुड़े और एक सार्थक ध्वनि समूह बने, उसे हम शब्द कहेंगे। क्या मतलब हुआ इसका? कि ध्वनि समूह को जोड़कर एक ऐसी रचना करना जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम शब्द कहते हैं। अब शब्द के बहुत सारे भेद होते हैं और ये भेद किस किस के आधार पर हुए? उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। कौन कौन से? उत्पत्ति, रचना, प्रयोग और अर्थ के आधार पर। तो उत्पत्ति का मतलब होता है शुद्ध, कहाँ से वो आया, वो शब्द आया कहाँ से, उसका शुरुआत कहाँ से हुई। तो उत्पत्ति के आधार पर जितने भेद हो सकते हैं, जितने जितने शब्द बन सकते हैं, वो कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द का मतलब होता है तत् प्लस सम, मतलब समान अर्थ। कहाँ का समान अर्थ? जैसे कि आपको पता होगा कि हिंदी का जो शुरुआत है, हिंदी की जो शुरुआत है, वो कहीं देवनागरी संस्कृत से हुई। तो संस्कृत के शब्दों को जब हमने वैसे का वैसा ही प्रयोग में लाया, उसे हम कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे कि उष्ट्र, कर्ण, चंद्र, अग्नि, ये संस्कृत शब्द से आए हैं और जैसे हैं वैसे का वैसा ही अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो हम उसे कहते हैं तत्सम। लेकिन अगर उसके रूप में कोई परिवर्तन लाते हैं, परिवर्तन से मतलब है कि उसके उच्चारण में परिवर्तन हुआ, तो उसे हम कहेंगे तत्भव। जैसे उष्ट्र के लिए हमने बनाया ऊंट, कर्ण के लिए बनाया कान, चंद्र के लिए बनाया चांद। क्या मतलब हुआ इसका? कि अलग अलग संस्कृत शब्दों के रूप में, उच्चारण में परिवर्तन करके जब शब्दों का इस्तेमाल हुआ तो उसे तद्भव शब्द कहा गया। वैसे आप अपनी ग्रामर की किताबों में देख सकते हैं, यहाँ भी कुछ सूची है, उसे आप वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखा रही हूँ। और इन शब्दों को याद रखना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से हमारे जो शब्दों का ज्ञान है वो बढ़ता है। शब्द अगर कम पता हो तो लिखने में और समझने में मुश्किल होती है, इसलिए शब्दों का ज्ञान जो है वो अच्छा खासा होना चाहिए। इसमें आप देख रहे हैं कौन कौन से शब्द जो है तद्भव हैं, कौन कौन से तत्सम हैं। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे साथ साथ। अब आता है देशज शब्द। देशज शब्द का मतलब है कि हिंदी भाषा में कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने व्यवहार के हिसाब से कुछ शब्दों को बना लेते हैं। ऐसे शब्द जो हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि बोलते नहीं है हम कि जैसे भीड़ खचाखच थे, मतलब बस में लोग खचाखच भरे हुए थे। तो एक खचाखच जो है ये कहीं से आया नहीं है, ये बस बना लिया गया है। इसका स्रोत क्या है उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन ये है। तो ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द बोलते हैं, अपनी ही गढ़त के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। विदेशी शब्द क्या है कि कभी कभी ऐसे शब्द भी होते हैं जिनको हम किसी और भाषा से लेते हैं और उनको अपनी भाषा का एक हिस्सा बना लेते हैं, उन्हें कहते हैं विदेशी शब्द। जैसे कि
अंग्रेज़ी तो खैर अंग्रेज़ी शब्दों का इस्तेमाल तो हम बहुत ही ज़्यादा करते हैं अपनी बातचीत के अंदर। फिर फ़ारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी और न जाने कितने शब्द हमने और भाषाओं से लिए गए हैं। देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, अरबी से, फिर फ़ारसी से, पुर्तगाल से, तुर्की भाषा, फ्रेंच। अब चाय है, चाय वो हमारे देश का शब्द नहीं है, वो कहाँ से लिया गया? चीन से लिया गया। जर्मनी से लिया गया किंडरगार्टन, तिब्बत से लिया गया लामा, रूस से लिया गया बुज़ुर्ग। बुज़ुर्ग शब्द हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो हमारी हिंदी का एक पार्ट नहीं है, वो हमने कहीं बाहर से, बाहर किसी और भाषा से उसको लिया गया है। लेकिन अब हम उसको इतना ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि वो हमारी भाषा का एक हिस्सा ही हो गया है। तो ये चार थे उत्पत्ति के हिसाब से। अब हम अगर रचना के हिसाब से देखें तो रचना के हिसाब से 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इनका क्या मतलब है? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो कभी बदलते नहीं हैं। वो एक तरह से एक मूल शब्द हैं जिनके न तो टुकड़े हो सकते हैं और ना ही उनका रूप और अर्थ कहीं बदल सकता है। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे रोटी, दीपक, पेड़, मतलब इनको हम बदल नहीं सकते। यौगिक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बने हों, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि विद्यालय, विद्या जमा आलय, विद्या और आलय दोनों का अलग अलग मतलब है। विद्या पढ़ाई लिखाई, आलय मतलब होता है घर, तो विद्या का घर हुआ विद्यालय। ये यौगिक हो गया क्योंकि 2 शब्दों से मिलकर ये बना है और इसका जो नया शब्द बना उसका एक अर्थ भी है। इसी तरह से योग रूढ़, योग रूढ़ अगर हम लें तो ये होगा यौगिक की तरह से ही होगा ये भी, पर इसमें फ़र्क क्या होता है कि जो नया शब्द बना है उसका एक ख़ास मतलब है। जैसे कि यहाँ पर एक शब्द लिया गया है पीतांबर। पीत और अंबर, पीत का मतलब होता है पीला और अंबर का मतलब होता है वस्त्र। मतलब पीले हैं वस्त्र जिसके, तो पीले वस्त्र पहनने वाला कौन है? किसके लिए ये इस्तेमाल होता है? विष्णु भगवान के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए इस शब्द का, पीतांबर शब्द का एक खास मतलब हुआ विष्णु। तो ये शब्द होगा योग रूढ़। उसी तरह से अगर मैं दशानन देखूं तो 10 हैं आनंद जिसके, आनंद मतलब होता है सिर, दश मतलब 10, तो 10 सिरों वाला कौन? रावण। तो ये शब्द हो गया योग रूढ़। उसी तरह से गजानन, गज के समान सिर वाला किसका है? गणेश जी का, तो गजानन हो गया क्या? योग रूढ़। ठीक है। प्रयोग के आधार पर अगर हम देखें तो ये है विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वो होते हैं जिनके अंदर विकार लाया जा सके, मतलब जिनको हम परिवर्तित कर सके अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जैसे कि अगर हम संज्ञा में कहते हैं लड़का और उसका बहुवचन बोलते हैं लड़के, तो हमने क्या किया? उसमें एक विकार पैदा किया, एक वचन से बहुवचन बना दिया। इसी तरह से अगर लड़के के साथ में हम लिखें लड़की, तो इसका मतलब हमने क्या किया? हमने लिंग परिवर्तन किया। लड़का पुल्लिंग था, लड़की स्त्रीलिंग है, तो विकार ला सकते हैं हम, उसके अंदर बदलाव कर सकते हैं। इसलिए इन शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। और ये कौन से होते हैं? ये होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द। अविकारी शब्दों को हम अव्यय भी कहते हैं। अविकारी का मतलब होता है जिसको हम बदल न पाएं। और ये कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्दों को हम नहीं बदल सकते। न उसका लिंग बदला जा सकता है, न वचन, किसी तरह से उसको हम बदल नहीं सकते हैं। ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे अगर मैं कहूँ कि राम तेज़ दौड़ता है, ठीक है, वो अभी ये तो तेज़ शब्द है, ये दौड़ने के साथ प्रयोग में लाया गया।
अगर मैं कहूँ राम तेज़ लिखता है तो वो लिखने के साथ इस्तेमाल हुआ, लेकिन ये जो तेज़ शब्द है ये नहीं बदला। लिखने के साथ भी तेज और बोलने के साथ या जिसके साथ भी हम तेज शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो वैसे का वैसे ही है। तो इसे हम कहेंगे अविकारी, जिसमें हम बदल नहीं सकते। और ये क्या था? ये था क्रिया विशेषण, तेज क्रिया की विशेषता बताने वाला। अब अगर मैं कहूँ कि लड़की छत के ऊपर खड़ी है, तो ऊपर शब्द जो है वो क्या होगा? वो किसी के लिए भी नहीं बदलेगा। चाहे आप किसी का भी इस्तेमाल कर लीजिए, जैसे राम ऊपर खड़ा है, राम छत पर खड़ा है, ऊपर चले जाओ, ऊपर बैठ जाओ, मतलब ये ऊपर जो है वो वैसे का वैसा ही रहने वाला है। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं अविकारी या अव्यय शब्द। उसके बाद आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो भेद बताए गए हैं उनमें सबसे पहले है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द वो है जिसका अर्थ एक ही होता है, उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, पहाड़, नदी, मूल शब्द आप समझ सकते हैं, मूल शब्दों को हम एकार्थी शब्द बोलते हैं। अनेकार्थी शब्द कौन से हैं? अनेकार्थी शब्द वो हैं जिनके बहुत सारे अर्थ होते हैं, एक से ज़्यादा अर्थ वालों को। जैसे कि अगर मैं कहूँ कर, तो कर क्या है? कर हम हाथ को भी बोलते हैं, कर हम हाथी को भी बोलते हैं। तो एक ही शब्द के काफ़ी ज़्यादा अर्थ हैं। पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है। क्या मतलब हुआ उसका? जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अमृत को और क्या क्या बोलते हैं, अमृत के पर्यायवाची क्या हैं? जैसे अमृत है, पीयूष, सुधा, अमीय, सोम, ये सारे के सारे हम किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? अमृत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम कहेंगे पर्यायवाची शब्द। फिर आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है, विलोम शब्द का मतलब होता है एक दूसरे के उल्टे शब्द। जैसे माता पिता, दिन रात, ये शब्द हो गए विलोम शब्द। फिर है सम उच्चारित शब्द या युग्म शब्द। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पर ये जो जोड़े वाले शब्द होते हैं इनमें जो दो शब्द हैं वो एकदम दिखते ऐसे हैं जैसे एक जैसे हैं, लेकिन उनका अर्थ जो है वो पूर्णतः भिन्न होता है। जैसे आदि और आदि। आदि जिसमें छोटी की मात्रा है उसका मतलब होता है शुरुआत, प्रारंभ, और आदि जिसमें बड़ी की मात्रा है उसका मतलब होता है आदत लग जाना या लत लग जाना। हैं दोनों सुनने में एक जैसे, पर दोनों के मतलब जो हैं वो बहुत अलग हैं। तो ये हुए युग्म शब्द। फिर है शब्द समूह के लिए एक शब्द। इसका क्या मतलब हुआ? जिन्हें हम जनरली कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। शब्द बहुत सारे हैं पर उनके लिए एक शब्द है। जैसे जहाँ जाना संभव न हो, ये इतने सारे शब्द हैं, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? अगम्य। जो अपनी बात से न टले, कितने सारे शब्द हैं, उनके लिए हम लिख सकते हैं अटल। ठीक है, तो इन्हें हम कहेंगे शब्द समूह के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फिर आता है समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। ऐसा लगता है कि वो जो शब्द हैं वो एक जैसे हैं, अर्थ में एक जैसे, लेकिन फिर भी उनमें कुछ ना कुछ फर्क होता है। जैसे अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र कौन सा होता है? जो हम फेंक के मारते हैं, जैसे कि भाला हो गया या फिर तीर हो गया, उसको हम दूर से मारते हैं। और शस्त्र क्या होता है? जिसको हम अपने हाथ में लेकर चलाते हैं, जैसे तलवार हो गया या लाठी हो गया। तो इन दोनों का इस्तेमाल हम युग्म तौर पे भी कर लेते हैं, अलग अलग भी करते हैं, पर दोनों के अर्थों में काफ़ी फर्क है। फिर है समूहवाची शब्द। समूहवाची शब्द का मतलब होता है जो एक शब्द एक समूह को बताता हो। जैसे गुच्छा चाबियों का समूह हो सकता है,
अंगूरों का समूह हो सकता है, गिरोह जो है वो डाकुओं का समूह हो सकता है, रेवड़ जो है वो भेड़ बकरियों का समूह हो सकता है। तो अब कक्षा है, वो समूह है किसका? बच्चों का समूह जो कक्षा में बैठ के पढ़ रहे हैं। या अगर मैं कहूँ भीड़, तो किसका समूह है? ये लोगों का समूह है। तो ऐसे शब्द जो एक शब्द है पर वो एक समूह को बताता हो, उसे हम कहते हैं समूहवाची शब्द। उसके बाद है ध्वन्यार्थक शब्द। ध्वन्यार्थक शब्द का मतलब होता है वे शब्द जो ध्वनि के आधार पर हों। जैसे कि पशुओं की बोली होती है, दहाड़ना शेर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, घोड़ा हिनहिनाना ये शब्द जो है घोड़े के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मतलब कि पशु पक्षी की बोलियों के आधार पर, या फिर जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ। जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ का मतलब क्या? जड़ से मतलब होता है जिसमें जान ना हो, जड़ हो चीज़ें। जैसे एक दरवाज़ा, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? खटखटाना। बिजली के लिए क्या यूज़ करते हैं? कड़कड़ाना। तो ऐसे शब्द जो हैं जो जड़ पदार्थों के लिए प्रयोग में लाए जाए, ये ज़्यादातर ध्वनियाँ होती हैं। ध्वनियों के लिए, आवाज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं ये शब्द। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं ध्वन्यात्मक शब्द, ध्वनि के आधार पर बोले जाने वाले शब्द। तो ये था पाठ शब्दों के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको इस पाठ से कोई भी चीज़ और जाननी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।